हेलो गाइस, ये 5 मिनट की कहानी आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 क्लियर करवा के देगी। यानी कि ये 5 मिनट में ही आपको पूरे चैप्टर का समरी मिलने के लिए जा रहा है। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका लायबिलिटी एसेट से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आपका कर्ज इतना ज़्यादा हो जाता है जिसको आप अपने संपत्ति से चुका नहीं सकते हो, और उसको अगर अनट्रीट छोड़ दिया जाए या किसी कारण से कोई कोड वगैरह अप्लाई करके भी वो ठीक ना हो पाए, तो कंपनी के केस में उसका लिक्विडेशन करना पड़ेगा और अदर के केस में वो बैंकरप्ट हो जाएगी। नॉन कॉर्पोरेट के केस में तो कंपनी को हम कॉर्पोरेट बोलेंगे और नॉन कॉर्पोरेट बोलेंगे अदर को। ठीक है, अदर पर्सन को। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो ये कोड क्या करता है, तो ये कोड जो है यहाँ पर एक वर्ड आप देख सकते हो, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि रिजोल्यूशन प्रोसेस करता है। रिजोल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है वो आपको ये कहानी को सुनने के बाद समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि इस यहाँ पर अगर इसको ट्रीट करने के लिए जाते हैं तो पहले 2016 से पहले बहुत सारे पर्सन वाइज कानून हुआ करते थे, लेकिन उन सबको कंबाइन करके एक कोड बना दिया गया और जिसमें बोला गया जो पार्ट 2 है वो कॉर्पोरेट को डील करेगा और पार्ट 3 है वो अदर देन कॉर्पोरेट यानी कि इंडिविजुअल फर्म को डील करेगा। यहाँ पर साफ इंडिविजुअल फर्म बोल दिया गया, यानी कि अलग अलग पार्ट के हिसाब से आप कॉर्पोरेट को डील करोगे, जिसमें सेक्शन नंबर 4 से 77A है, और पार्ट 3 में इंडिविजुअल फर्म को डील करोगे। ये इंडिविजुअल और फर्म वाला कानून अभी पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं हुआ है। बाकी जो पार्ट होते हैं पार्ट 1, पार्ट 4 और पार्ट 5, ये सब कॉमन है कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट दोनों के लिए। अगर कॉर्पोरेट के केस में अगर आप जो रिजोल्यूशन प्रोसेस करने के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो किसको करोगे? एनसीएलटी करोगे, एनसीएलटी को करोगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को करोगे। अगर एनसीएलटी की बातों से आप नाराज हो जाते हो तो किसके पास गुहार लगाओगे? तो उनका एपीलेट ट्राइब्यूनल होगा ना, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल, उसके पास जाओगे। एपीलेट ट्राइब्यूनल से भी नाराज हो जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। सिमिलरली नॉन कॉर्पोरेट के लिए यानी कि इंडिविजुअल फर्म के लिए डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास हम जाते हैं। किस चीज़ के लिए? रिजोल्यूशन प्रोसेस करवाने के लिए। अगर इनसे नाराज हो गए तो इनका एपीलेट ट्राइब्यूनल है डेट रिकवरी एपीलेट ट्राइब्यूनल, और इनसे भी नाराज हो गए तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी आपको बड़े आसानी से समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं एक मान लीजिए बात करते हैं भूषण स्टील्स का। भूषण स्टील्स ने मान लो कि जो है ना पैसे लिए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, 10,000 करोड़ रुपए मान लीजिए लिए थे। ठीक है, तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ये जो 10,000 करोड़ अपना मांगेगी ना, तो इसके लिए इसको वर्ड बोला गया है लॉ में क्लेम, कि एसबीआई का ये क्लेम है, यानी कि क्रेडिटर्स का क्लेम है ये। लेकिन जो भूषण स्टील्स के लिए ये क्या है? डेट है, डेट है। ठीक है, और क्योंकि अगर मान लो इस डेट के लिए कोई गारंटी लेता है कि अगर एसबीआई के सामने में किसी पर्सन ने गारंटी लिया था, किसी पर्सन ने गारंटी लिया था कि भूषण स्टील नहीं देगी तो मैं दूंगा, किसी पर्सन ने, इंडिविजुअल ने ऐसा बोला था, तो उसको कॉर्पोरेट डेटर्स बोला जाएगा। तो यानी कि ये जो भूषण स्टील्स है और कॉर्पोरेट डेटर्स है, दोनों के लिए आप किसके पास जाते हो? एनसीएलटी के पास जाते हो आप, यानी कि कौन? क्रेडिटर जाएगा ना जिसका पैसा लिया है। मान लीजिए 10,000 करोड़ जो है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको दिया था, तो उस सिचुएशन में वो चाहे तो एनपीए होने का वेट भी नहीं करेगा। वो चाहे तो जैसे ही डिफॉल्ट हो गया वो तुरंत जा सकता है, ऐसा नहीं है एनपीए होने का वेट करना पड़ेगा। अभी जो क्रेडिटर्स होते हैं दो तरीके से हो सकते हैं, आपके भी उधार के पैसे दो तरीके से हो सकते हैं। एक आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और एक ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। जिसने आपको कैश में पैसे दिए थे, मान लीजिए किसी से आपने पैसे उधार लिए थे, तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे आपका सब्जी वाला, भाजी वाला, दूध वाला और उसके बाद राशन वाला, इन सब का उधार है, तो वो आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो गया। सिमिलरली कॉर्पोरेट के लिए कौन होगा? रॉ मटेरियल सप्लायर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ये सब ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कहलाया। और जिससे पैसा लिया था यानी कि बैंक वगैरह से जो होती हैं जिनसे पैसा लिया था इन्होंने, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कहलाया। अब यहाँ पर बात करेंगे जो आपका फाइनेंशियल डेट में इंक्लूड हो जाएगा, न केवल वो पैसा जो प्रिंसिपल का अमाउंट था, उसका इंटरेस्ट वगैरह भी इंक्लूड होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब जो है ना एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन चला गया। कौन दे सकता है एप्लीकेशन? तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स दे सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स दे सकता है, या कंपनी खुद दे सकती है, कॉर्पोरेट खुद दे सकता है एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के पास क्यों एप्लीकेशन देगा? तो यही आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस करके दे दीजिए प्लीज हमारा। एनसीएलटी को जैसे ही एप्लीकेशन दिया तो वैसे ही क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन देने के बाद मैरिटोरियम एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि कोई भी केस कानून जो भी अब तक चल रहा था उस कंपनी के खिलाफ वो एज सच स्टॉप हो जाएगा वहीं पर। जैसे काल को किसी ने वक्त को महाभारत में कृष्णा ने रोक दिया था, वैसे मोरिटोरियम अप्लाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जितने भी इश्यूज होंगे वो एज सच स्टॉप हो जाएंगे। और अब उस इशू को कौन देखेगा? तो यहाँ पर बोला कि जो देखेगा यहाँ पर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वगैरह, थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ये जो ऑपरेशनल क्रेडिट्स, क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, एसबीआई ने बोला मेरा पैसा लिया है, कुछ एम्प्लॉय ने बोला मेरा सैलरी वैलरी नहीं दिया है, सप्लायर ने बोला मेरा पैसा नहीं दिया है, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनका पैसा इसने नहीं दिया होगा। तो उसको जानने के लिए ये लोग क्या
करेंगे ना, एनसीएलटी क्या करेगा ना, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा कि हम लोग जो है ना सीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए जा रहे हैं। किसी को अपना क्लेम बुक करना है तो बेटा कर लो, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम लिमिट है। तो 30 दिनों का टाइम लिमिट देते हुए यहाँ पर जो है ना पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा कि 30 दिन के अंदर में बेटा आगे बता दे हमको किसका किसका और पैसा इस कंपनी ने लिया था, यानी कि हमारे केस में भूषण स्टील ने लिया था। उसके बाद इंटरिम जो है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाएगा। तो मॉरिटोरियम डिक्लेयर, पब्लिक अनाउंसमेंट और इंटरिम जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो अपॉइंट किया जाएगा। जल्दी ये जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है उनका क्वालिफिकेशन सीए का क्वालिफिकेशन होता है आपका वाला। उसके जहाँ तक बात करते हैं अपॉइंट करेगा इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोसेस ये, और फिर उसके बाद जो है ना ये एक लिस्ट बनाएंगे। ये कौन करेगा, आईआरपी एक लिस्ट बनाएगा वो बंदा, और वो बंदा लिस्ट बना के देखेगा कौन कौन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, कौन कौन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। उसके बाद दो कैटेगरी में बांटेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे ना उनमें से लोगों को चुनकर एक सीओसी फॉर्म करेगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बोलेंगे। अब यही कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कंपनी का बाप हो जाएगा। यही कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है ना अब तक शेयर होल्डर लोग मालिक था, लेकिन अब ये कंपनी ऑफ जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होगा यही कंपनी का मालिक हो जाएगा। ठीक है, ये इसने बनाया। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये लगेगी कि अभी अभी आईआरपी ने ही इसको जन्म दिया, लेकिन इसी को घर से निकालने का पावर रखता है ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अगर वो सेम इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को चाहे तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोल के अपॉइंट कर सकता है, या किसी तीसरे बंदे को उठा के ला सकता है। अपॉइंट करने के लिए जरूरी नहीं है कि यही इंटरिम वाले को ही आरपी बना देगा, हो सकता है आरपी वो बाहर से अलग ले आए। तो आईआरपी अब बन गया आरपी, या फिर नया आरपी आ गया। उसके बाद एनसीएलटी को एप्लीकेशन देने के 180 दिनों के अंदर में रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग खत्म करना है। इसीलिए 180 दिनों के अंदर में इन्विटेशन दिया जाएगा कि जिनको जिनको खरीदना है इस कंपनी को, ये कंपनी की बोली लगी हुई है, ये डूबी हुई कंपनी की बोली लगी हुई है, जिसको जिसको खरीदना है वो पैसे की बोली लगाओ। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बोली लगाएगा, ये जो भी काम होगा 180 दिनों के अंदर में होगा। जिसका प्लान पसंद बोली लगाने से ही नहीं होगा, केवल पैसे से, उन लोगों को ना कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को अप्रूव प्लान भी बताना पड़ेगा कि तुम ये कंपनी को क्यों खरीद रहे हो, और खरीद रहे हो तो फिर तुम इसका कैसे क्या क्या करने वाले हो, क्योंकि कंपनी को जिंदा रखना है उनका मकसद होता है कहीं ना कहीं। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है ना उस प्लान को अप्रूव कर देगा, और जैसे ही अप्रूव कर देगा तो ये जितने सारे प्रोसेस होते हैं ना वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ही कहलाएंगे। अब जहाँ तक मानते हैं कि एक थोड़ी देर के लिए बात कि कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस नहीं हो पाया किसी कारण से 180 दिनों के अंदर में, तो फिर इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर डील ट्रीट नहीं कर पाए तो कंपनी के केस में लिक्विडेशन और अदर के केस में बैंकरप्सी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोई सीआईआरपी नहीं हो पाया 180 दिनों के अंदर में, या अदर कारण से इन लोगों की बात नहीं बनी, अप्रोप्रिएट प्लान से सेटिस्फाई नहीं हुई, या कोई आया ही नहीं इन्विटेशन देने के लिए कि हमको खरीदना है, तो फिर लिक्विडेट करना पड़ेगा कॉर्पोरेट के केस में। अब यही सब बात आपको इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगी, यही कहानी को काफी डिटेल में एनालिसिस करने के लिए मिलेगा। बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन कोड का मतलब, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान का मतलब, उसके बाद जितने भी आपने वर्ड यहाँ पर देखे सारे के सारे वर्ड से आपको क्लियर हो जाता है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, वही सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5-7 मिनट आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट रहेगा, और इस चैप्टर को मैं अब आगे बताने के लिए जा रहा हूँ। ये 215 पन्ने का चैप्टर है, मतलब 250 पेजेस में इसके बाद इसी बात को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की।